हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये हमारा 26 नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस। यहाँ पे 3 तरह की डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। विच ऑफ द अबव इज आर डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें से कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती हैं। फर्स्ट है यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है ये प्राइमरीली कॉज्ड होती है बाय लो एंड फॉलिंग डोपामाइन लेवल्स। ठीक है। सेकेंड है हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है ये एक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड फॉर्म में आगे जाता है। ठीक है। थर्ड है अल्जाइमर्स डिजीज़। ये भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। ज़्यादातर ये पाया जाता है ऐसे लोगों में जो कि 65 प्लस होते हैं। फाइन। तो यहाँ पे एक्चुअली तीनों ही जो डिजीजेस दी हुई हैं ये इस कैटेगरी में आती हैं। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सी बात सही है इसमें से। फर्स्ट है इट इज ऑलवेज स्क्वायर इन प्लान and is surmounted by a pyramidal roof of 1 or more stories. Second है the temple always consists of temple tanks or wells to use water for sacred purposes. देखिए द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर हमेशा स्क्वायर नहीं होता प्लान के हिसाब से, लेकिन कुछ हाँ ज़रूर द्रविडियन टेम्पल्स होते हैं जिनके स्क्वायर प्लान्स भी होते हैं, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर या सेमी सर्कुलर टेम्पल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे द्रविडियन टेम्पल्स हैं जिनके पास टेम्पल टैंक्स होते हैं या वेल्स होते हैं इनके सैक्रेड पर्पसेस के लिए, लेकिन ये एक इसेंशियल और मैंडेटरी फीचर नहीं है सभी द्रविडियन टेम्पल्स के लिए। और जो प्रेजेंस है इन टेम्पल टैंक्स या वेल्स का ये टेम्पल टू टेम्पल वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी लोकेशन क्या है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है। तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर प्राइमरीली कैरेक्टराइज होता है या उसको हम इजिली पहचान सकते हैं बाय इट्स पिरामिडल टावर्स, जिनको आप गोपू राम्स कहते हैं, गोपू राम्स, और इनके इंट्रिकेट स्कल्पचर की हेल्प से आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो टेम्पल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया के सदर्न हिस्सों में, और ये जाने जाते हैं अपने ग्रैंड एंड ऑर्नेट स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ था, इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्लान हमेशा स्क्वायर होता है हर टेम्पल का, कहीं कहीं स्क्वायर होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया इस वजह से। सेकंड में भी ऑलवेज की वजह से ही ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो टेम्पल टैंक्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर टेम्पल में मौजूद हों। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स में हमें एक वेल मिलता था जिसका वाटर आप सैक्रेड पर्पजेस के लिए यूज़ करते थे, लेकिन सारे टेम्पल्स में ये फीचर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी आपको देखिए बहुत एक्सट्रीम वर्ड मिलेगा ओनली, ऑलवेज, नेवर करके, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करिए। ज़्यादातर फिर ऐसा होने लगता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज नाइदर 1 नॉट 2। अब आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेटमेंट ठीक था, अगर आप सिर्फ ये ऑलवेज का वर्ड दोनों से हटा देते तो फिर आपका आंसर हो जाता बोथ 1 एंड 2। ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से बहुत ही ध्यान से हर क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नासास पार्कर सोलर प्रोब मिशन। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन से रिलेटेड 2 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी सही है। इट विल बी द फर्स्ट एवर मिशन टू टच द सन। तो सोलर पार्कर प्रोब जो है ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि फ्लाई करेगा लो सोलर कोरोना में, और इसी के साथ ये पहला मिशन होगा जो कि सन को टच करेगा। सेकेंड है इट एम्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सोर्सेज ऑफ सोलर विंड। तो इस मिशन का एम ही बेसिकली ये है कि हमें डिटरमाइन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स का डायनेमिक्स और स्ट्रक्चर कैसा है एट द सोर्सेज ऑफ सोलर विंड। और इस मिशन को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था 2015 में, लेकिन बाद में इसको रीशेड्यूलिंग करके और इसको अब लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दैट इज सी ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इस बॉडी से रिलेटेड 3 बातें दी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी सही है। फर्स्ट है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952।
ठीक है। इट सर्व्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यस, ये जो बॉडी है ये डायरेक्टली अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और मिनिस्ट्री ओवरसी करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग को, इंक्लूडिंग द फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड है, इट्स डिसीजन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू क्लियरेंस ऑफ अ फिल्म कैन बी चैलेंज ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 है, इसके हिसाब से जो भी डिसीजंस होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, उनको अपील किया जा सकता है फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल में, और अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है विद द डिसीजन ऑफ द एफकैट तो फर्दर वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अपील अपनी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ये नोट करने वाली बात है कि FCAT को एबॉलिश कर दिया गया था अप्रैल 2021 में, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी कभी एक्सट्रीम वर्ड्स आप देखेंगे तो उनके वजह से स्टेटमेंट यूजुअली गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। Which of the following were the tenets of the self-respect movement launched in 1920s in India? इसमें से कौन कौन से tenets हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जिसको कि लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर 1920s में? इक्वल ह्यूमन राइट्स फॉर बैकवर्ड कास्ट्स, मैरिज सेरेमनीज विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट एंड एंटी ब्रह्मानिज्म। देखिए, 1925 में E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको आप पॉपुलरली पेरियार के नाम से जानते हैं, ये खुश नहीं थे विद द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन द सोसाइटी, कि किस तरह से ब्राह्मण्स डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में। साथ ही कांग्रेस पार्टी में ये बिलीव था कि वो पूरी पार्टी कंट्रोल होती है बाय द ब्राह्मण्स। तो नॉन ब्राह्मण्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में। एक्चुअली एम क्या था इसका कि ऐसी सोसाइटी डेवलप करना जिसमें कि इक्वल ह्यूमन राइट्स हों बैकवर्ड कास्ट को भी, और एंटी ब्राह्मणिज्म एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के। इसमें इन्होंने इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसके अलावा इन्होंने ऐसी मैरिज सेरेमनीज को इनकरेज किया जहाँ पे ब्राह्मण प्रीस्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस तमिलनाडु ने फिर एक लॉ भी पास किया था। इसी के साथ ये पहला स्टेट बन गया था टू लीगलाइज हिंदू मैरिज विदाउट एनी टाइप ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 and 3। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.